नमस्कार, पेप्टिक के वीडियो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकुर यादव। अपने अपने क्षेत्र के ऐसे तजुर्बेकार लोग जिनके तजुर्बे दुनिया के दूसरे लोगों के काम आए, हमारी कोशिश है उन लोगों से आपका परिचय कराएं और उनकी ज़िंदगी में आपको लेकर चलें। आज हमारे साथ इस वीडियो पॉडकास्ट में एक टीवी एक्टर के तौर पर कृष्णकांत सिंह बुंदेला मौजूद हैं। लगभग 40 सीरियल्स वो कर चुके हैं और टीवी की दुनिया में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके हैं। मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में उनकी परवरिश हुई है और यहाँ से निकलकर मुंबई तक का उनका सफ़र भी काफ़ी दिलचस्प रहा है। इस वीडियो पॉडकास्ट में हम उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही उनके स्ट्रगल और टीवी की दुनिया के बारे में भी कुछ सवाल पूछेंगे। कृष्णकांत, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल तो ये कि अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए, कैसे ये यात्रा एमपी से मुंबई तक की रही है और क्या इसके अनुभव रहे हैं? देखिए, एक्टर बनने का सपना तो बहुत लोगों का होता ही है। तो भारत में जन्मे लगभग हर दूसरे इंसान का होता है। हाँ, तो वो बचपन से तो रहता ही है वो कीड़ा एक सबके अंदर। लेकिन उसको साकार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हर व्यक्ति के लिए, खास तौर पे अगर वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का हो, तो वो सारी सोच होना और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे ही रहा है। मैं जबलपुर में पला बड़ा हूँ, उसके बाद कॉलेज वहीं से किया है, एमबीए भी किया, फिर मैंने भोपाल में पढ़ाया है। 4-5 साल मैं वहाँ पढ़ा रहा था। तो जो इच्छाएं थी एक्टिंग की, वो कारगर नहीं हो पा रही थी। एक बार मैं बॉम्बे एक एक्टर प्रिपेयर से अनुपम सर का, वहाँ भी गया था, सिलेक्शन भी हुआ था, पर पैसे उतने थे नहीं। तो फिर मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया। तो जब मैं वापस आया तो अपना ट्यूशन्स वगैरह से काम चला रहा था। तो जब मैंने कोचिंग कॉलेज वगैरह पे पढ़ाना शुरू किया था, तब वहाँ पर प्रकाश झा आए थे भोपाल में जी। और आरक्षण की शूटिंग हुई थी। राजनीति की भी शूटिंग वहीं थी, पर उस टाइम पे मैं वहाँ एक्टिव नहीं था। पर जब आरक्षण क्या बोलते हैं, आरक्षण की जब शूटिंग हुई तो अमिताभ सर को वो लेकर आए और मैं अमिताभ सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरा घर भी वहीं था जहाँ मैं रहता था, पास में। तो उनको देखने के लिए मैं वहाँ पहुँचा था। अच्छा। और मुझे बता दिया गया था कि उनका शूट हो चुका है। तो ये थोड़ा सा झटका लगा था मुझे कि वो चले गए हैं, पर फिर भी मैं उसमें अंदर गया और हम करीब दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान जी के सीन के लिए वहाँ पर 45 मिनट तक खड़े रहे कि अभी वो कॉरिडोर से निकलेंगे और हम उनको देखेंगे। अचानक वो दरवाज़ा खुला और अमिताभ बच्चन जी बाहर आए। मतलब मैं शॉक्ड हो गया देखकर, क्योंकि वो एक फेक न्यूज़ थी जिससे लोगों को पता रहे कि अमिताभ सर नहीं है, बाकी उनका शूट था। और बाकायदा मैंने अपनी लाइफ का पहला शूट 45 मिनट्स का अमिताभ सर का देखा। वाह। तो ये मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल रहा और ऐसा लगा जैसे भगवत कृपा हुई है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं उन्हीं का फ़ैन हूँ। और अमिताभ सर आज तक, क्योंकि उनका ससुराल है वो आज तक वहाँ नहीं आए थे। जय बच्चन जी ने बताया कि वो कब से बोल रही हैं कि आप चलिए भोपाल, लेकिन वो कभी नहीं आए। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ही आए होंगे शायद। तो वहाँ पर वो जो मैंने पूरा वातावरण देखा, एक तो अमिताभ सर का फैक्टर था और दूसरा प्रकाश झा जिस एनर्जी से काम करते हैं, वो सब इतना ज़्यादा इंस्पिरेशनल था कि मुझे लगता था यहाँ कोई स्पॉट बॉय भी बना दे मुझे, तो मैं ये लाइफ ज़िंदगी भर जी सकता हूँ। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आई। तो फिर मैंने वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स लोगों से बात की, तो उन्होंने बोला कि हम आपको 500 रुपये देंगे और आपको डेली आना है जूनियर आर्टिस्ट के रूप में। तो मैंने कहा ठीक है और मैंने उसको ज्वाइन किया। उसमें से उन्होंने बोला कि आपको 100 रुपये कमीशन देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं 200 दूंगा, आप अमिताभ सर के पास खड़ा कर देना। तो इस तरीके से वो पूरा 4-5 दिन मैंने वहाँ पर बिताया और उसके बाद अगले साल सत्याग्रह की शूट पर भी मैं रहा। तो वहीं उसी टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कॉलेज में अब नहीं पढ़ाऊँगा और मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। फिर मैं घर आ गया था, यानी अपने छतरपुर, क्योंकि पिताजी की सर्विस जबलपुर में थी, पर रिटायरमेंट के बाद हम यहाँ आ गए क्योंकि यहीं हमारा गांव है, खेती वगैरह सब यहीं है। तो यहाँ आने के बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि क्या किया जाए, तो ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना शुरू किए। उसी टाइम पर मुझे रामलीला में, हमारे यहाँ जो रामलीला होती है, अन्नपूर्णा रामलीला, वहाँ पर रावण का किरदार करने का मौका मिला। मेरी गाड़ी पंचर हुई थी और वो पंचर गाड़ी लेकर मैं रज्जू भैया के यहाँ गया, वो बाणासुर बनते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अभिनय में रुचि रखते हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले कि आप रामलीला में काम करेंगे? मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं बनूंगा क्या? बोले आपको लंकेश बनाएंगे। मैंने कहा एकदम से आप लंकेश बता रहे हो? मेरे मन में वो भाव था,
पर वो सामने से ऑफर आ गया। फिर मैं वो दूसरे दिन गया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और वो जो आवाज़ में मेरे को जितने भी अपने गुरुजी के मुझे श्लोक याद थे, मेरे गुरुजी हैं कृपालू जी महाराज, तो वो मैंने श्लोक उनको सुनाए तो उनको अच्छा लगा। फिर उन्होंने छंद दिए मुझे कि आप ये तैयार कीजिए, और उसका एक लय बताया उन्होंने। सुन बाणेश है बेशक अभिमान तुझे, बक्ता बेकार क्या सिखाता है ज्ञान को। तो मैंने कहा सर मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा, मैं अपने स्टाइल में बोलूँगा। फिर आपने कैसे बोल के सिखाया उनको? फिर मैं जब आया घर तो करीब रात के 8 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रैक्टिस की मैंने, केवल एक छंद के लिए, 6 लाइन के लिए, क्योंकि मैं वो स्टाइल अपने अंदर से लाना चाहता था। जब आप इतनी मेहनत करते हो तो वो अपने आप नेचुरली गॉड गिफ्ट आ जाता है। तो मैंने उसको अपने जो मेरा ऑरा है उसमें बिल्कुल अलाइन कर लिया। तो वो मैं ऐसे बोलता था, सुन बाणेश है बेशक अभिमान तुझे, बक्ता बेकार का सिखाता है ज्ञान को। अरे गेंद की तरह उठाया कैलाश को, नंदीगढ़ उमा सहित शंकर भगवान को। आज तो धनुषी अकेला है, भाषे कमलेश को नहीं मेरी शान को। मैं रावण रणबंका, मोहे काल की ना शंका, नित्य बाजत है डंका, विदित सब जहान को। तो ये मैंने उसको उस फॉर्म में कर लिया। खड़े होके मैं जब वो करता था तो और एनर्जी आती थी। उनको बहुत पसंद आया। तो वो 2 दिन मैंने 5000 लोगों के सामने वो रावण बाणासुर का संवाद किया, उससे कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया। फिर नितिन पटेरिया है हमारे यहाँ एक डायरेक्टर, उन्होंने एक मूवी बनाई कर्ज का चक्रव्यूह। उस समय हमारा फिल्म फेस्टिवल भी चल रहा था खजुराहो में। तो वहाँ के काफ़ी दिग्गज लोग भी आए थे और हमारी फिल्म को देखा था सब लोग। पहली बार मैं चाहता था छतरपुर में मेरी फिल्म लगे, और वो लगी थी। छोटा सा किरदार किया था मैंने उसमें, इंस्पेक्टर का, तब क्लीन शेव था पूरा। तो वो मेरी पहली फिल्म थी जो यहाँ छतरपुर में ही लगी, बाय गॉड ग्रेस। उसके बाद फिर ट्यूशन्स वगैरह मैं पढ़ाता रहा। एक अमित तिवारी जी हैं, उनकी एक फिल्म थी देसी धमाल जो आज तक रिलीज़ नहीं हुई, उसको भी किया था पर वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। इसके बाद मेरा एक मित्र है, मित्र नहीं स्टूडेंट ही है, अंकुर, अंकुरी नाम है उसका भी। तो वो सिंगर है। उसने मुझसे कहा कि सर आप चलिए, मैंने फ्लैट लिया है वहाँ पर, आप 15 दिन घूम के आइए वहाँ पर। मुंबई के लिए ऑफर किया? हाँ, मुंबई के लिए ऑफ़र किया। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो 15 दिन में उस चक्कर में आया था। फिर वो किसी ग्लिच में फंस गया था, उसको फ्लैट व्लैट की कोई दिक्कत हुई थी। ये बहुत होता है मुंबई में, जिसमें मैं आपको डिटेलिंग दूंगा बाद में। लेकिन उसकी वजह से मेरे को वहाँ रहने की मुश्किल हो गई थी। फिर रूपाली ने मेरी मदद की थी। रूपाली भी अपने छतरपुर की एक एक्ट्रेस हैं। बोली भैया मैं दिल्ली में हूँ, अगर आप चाहो तो 4-5 दिन के लिए आप मेरे रूम पर रह सकते हो, क्योंकि उसके रूम में कोई नहीं था, तब तक आप अपना ढूंढ लेना। और वो जो 5-6 दिन थे वो 11 दिन में बदल गए। उसका काम वहाँ बढ़ गया और मुझे ज़्यादा रहने मिल गया। और उतने टाइम पे मैंने अपने टाइप का शेयरिंग रूम ढूंढ लिया, क्योंकि मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ, सिगरेट शराब पसंद नहीं है मुझे, तो ऐसा चाहिए था जहाँ ये सब ना होता हो। तो बॉम्बे में ढूंढने में बड़ा मुश्किल हुआ, पर मिल गया आखिरकार, और मैं वहाँ पर टिक गया। फिर क्लीन शेव था तो 3-4 महीने मुझे कोई काम नहीं मिला। फिर एक एक्टर हैं वहाँ, रमेश गोयल जी। ये सब कहानी 2020 की है? हाँ, 19-20 की समझ लीजिए आप, 20 की ही मान लीजिए पूरी। तो वो जो रमेश गोयल जी थे वो मेरे अच्छे मित्र बन गए। काफ़ी एजेड हैं वो, और रामायण में उन्होंने मारीच का रोल किया है। और लगभग सारे एक्टरों के साथ उनके सीन है फिल्म में, चाहे वो अमिताभ सर हों, राजेश खन्ना जी हों, कोई भी हों, दिलीप साहब हों, सबके साथ उन्होंने काम किया है। वो मेरे अच्छे मित्र बन गए, और अभी भी मैं ही उनका वेलविशर हूँ और वो मेरे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप बियर्ड रख लीजिए, दाढ़ी। तो पहले तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन मुझे अपने गुरुजी की भी बात याद आई। उन्होंने भी कभी इंडिकेट किया था कि दाढ़ी रखो, तो मैंने कहा रख लेते हैं। दाढ़ी रखने के बाद मुझे काम मिलना शुरू हो गया। 10-15 दिन के अंदर पहला काम मिला। कोरोना भी आ गया था उसके बाद, लेकिन मैंने उसके पहले 2-3 सीरियल्स में काम किया था, जैसे लाल इश्क, कृष्णा, इसमें मैं अघोरी का कैरेक्टर किया, दोनों में। फिर आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा में भी काम किया मैंने। तो ये 3-4 जब काम कर लिए, कॉन्फिडेंस भी आ गया, उसी समय कोरोना का लॉकडाउन लग गया और वापस घर आ गए। लेकिन जब कोरोना के बाद हम बॉम्बे पहुँचे तब मेरी बियर्ड बढ़ गई थी। उस समय तो स्टार्ट हुई थी, थोड़ी सी थी, लेकिन वो बढ़ गई थी। तो अब मार्केट में मेरा कॉम्पिटिटर कोई नहीं था। दाढ़ी को लेकर ये फायदा हुआ? दाढ़ी को लेकर ये फायदा हुआ, क्योंकि कोरोना काल में वो दाढ़ी बढ़ी है। उसके बाद जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो फिर पलट के नहीं देखा मैंने। हर दूसरे-तीसरे दिन मुझे नया सीरियल में काम मिलता था, कहीं 2 दिन का, कहीं 3 दिन का। मेरा सोचना ये था कि मुझे एक्टिंग आती है, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, मैं बोल लेता हूँ,
तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझे वन डे टू डे मिले या कोई लंबा काम मिले, मुझे अपनी प्रोफाइल पर ध्यान देना था। और भगवान की कृपा से मुझे जितने भी काम मिले, वो बाबा के हों, अघोरी के हों, तांत्रिक के हों, गुरुजी के हों, पंडित के हों, लेकिन वो ऐसे कैरेक्टर होते थे जिसमें सारा कास्ट मेरे सामने रहता था और हाथ जोड़ के बैठा रहता था और सारे प्रवचन मेरे चलते थे। यानी मुझे भर भर के लाइंस मिलती थी और मेरी प्रोफाइल बनती थी। कई सीरियल्स में तो मैं अगर भारी पड़ रहा हूँ तो मेरा चेहरा काट दिया जाता था, मेरा बैक लगा देते थे और एक्टर बोल रहा है या उनके एक्सप्रेशन दिखा रहे। अब उनकी भी मजबूरी है क्योंकि उनका सीरियल चल रहा है। अब मेरी हाइट है 6'2" और फिर ये पर्सनैलिटी और फिर वो एक्टर है, तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है। और मैं थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी हूँ, अघोरी बनो तो और डोमिनेटिंग हो जाते हैं, तो उसलिए मेरे को थोड़ा सा काटा भी जाता था। तो वो भी मुझे अपने को थोड़ा डाउन रखना पड़ता था, पर फिर भी मुझे काम मिलने लगा अच्छे से। उसके बाद वेब सीरीज़ में काम मिला, दिल बेकरार। वैसे सीरियल्स में मैंने बहुत सीरियल किए हैं, जैसे नथ सीरियल किया है, वो तो है अलबेला, अजूनी, काशीबाई, अहिल्याबाई, ये बड़े फेमस सीरियल्स हैं। इसमें अच्छे लंबे ट्रैक मिले हैं मुझे, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। उसके बाद एड्स भी मिले हैं, कुछ ऐड पब्लिश नहीं हो पाए, कुछ ऐड अभी भी हैं। और वेब सीरीज़ में मैंने सबसे पहले की थी दिल बेकरार, ये अक्षय ओबेरॉय की है, जो अभी फाइटर में भी हैं ऋतिक रोशन के साथ, जो जिनको मार दिया जाता है, पाकिस्तानी मार देते हैं। अक्षय ओबेरॉय के साथ मैंने काम किया है और वो सीन मेरा केवल उन्हीं के साथ है, 1-to-1। मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, वो बहुत अच्छा सीन हुआ है। इसके बाद मैंने ताज वेब सीरीज़ जो फेमस हुई थी अभी नसरुद्दीन शाह वाली, उसमें किया है काम, मौलवी बना हूँ। और धारावी बैंक में भी मैं हूँ। और फिर अभी लेटेस्ट मैंने सैम बहादुर की है विकी कौशल सर के साथ, उसमें मैं सूबेदार गुरबख्श सिंह बना हूँ। ये सैम मानेकशॉ की बायोपिक है, जिसमें जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सीन हुआ था तो उनके साथ एक सूबेदार गुरबख्श सिंह थे, उनने उनको असिस्ट किया था। तो एक्चुअली ये सैम बहादुर की पूरी, सैम मानेकशॉ की पूरी स्टोरी है। तो एक पर्टिकुलर इवेंट में वो सूबेदार का रोल था, इसलिए इसका रोल छोटा था, क्योंकि ये जीवनी पूरी सैम मानेकशॉ जी की थी। तो उसमें मेरा सौभाग्य था मेघना मैडम के साथ, मेघना गुलजार जी ने उसको डायरेक्ट किया है, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। बड़े सेट पे कैसे काम होता है, टीवी और फिल्म्स का अंतर समझ में आया, एक्टिंग की बारीकी समझ में आई, किस तरीके से कितनी इंपॉर्टेंस किस सीन को देना है वो समझ में आया। और उसके बाद मैंने 2-3 मूवीज़ और की हैं जो अभी आने वाली हैं, जैसे मरने के डर से मेरे दिल और वेडिंग स्टोरी और फेस ऑफ द फेसलेस, ये सब अभी आने वाली हैं। और एक राम माधवानी जी की वेब सीरीज़ अभी मैं करके आया हूँ, वो बहुत बड़ी वेब सीरीज़ है, जलियांवाला बाग पर बन रही है, वेकिंग ऑफ नेशन। उस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी मुझे मना किया गया है बोलने से, लेकिन वो करीब मार्च अप्रैल तक रिलीज़ होगी और बहुत बड़ी वेब सीरीज़ है, प्राइमरी कैरेक्टर है। तो कुल मिलाकर सैम बहादुर और ये वेब सीरीज़ के थ्रू मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। काफ़ी कुछ काम हो गया, मतलब 30-40 सीरियल्स हो गए, कुछ फिल्में भी हो गई और कुछ बड़े कलाकारों के साथ भी काम हो। बिल्कुल। ये जर्नी आखिरी, इसको ख़त्म करेंगे। आखिरी सवाल ये इस जर्नी का कि कहाँ देखते हैं खुद को आज और कहाँ देखते हैं खुद को आने वाले कल में, क्या करना चाहते हैं आगे? देखिए, आज तो मैं अपने को समझता हूँ कि विद इन स्पैन ऑफ 2.5 ईयर्स या 3 साल में कोई इतना बड़ा काम नहीं कर पाता। मेरे को वहाँ पर ऐसे ऐसे कलाकार मिले हैं जो पिछले 20 साल 25 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, पर उनको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। इवन जो लीड एक्टर हैं टीवी सीरियल्स में, उनको भी विकी कौशल के साथ स्क्रीन नहीं मिली। तो वो स्क्रीन शेयर करना 70 mm में, ये बहुत बड़ी बात होती है। भले आप 2 सेकंड के लिए भी दिखो, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप बड़े स्क्रीन पर सिनेमा हॉल में दिख जाओ, इसके लिए बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, नहीं मिल पाता। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जितनी भी मेहनत की उससे बहुत गुना ज़्यादा मुझे भगवान ने कम समय पे दे दिया। मैं 39 साल की उम्र में पहुँचा हूँ मुंबई। उसके बाद मैं 2-3 साल में इतना काम कर लिया कि आज मेरे को बड़े प्लेटफॉर्म मिलने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि मोर देन इनफ। ठीक है, आगे क्या फ्यूचर समझिए आप कि पहले तो मेरा गेटअप है, ये मैं चेंज करूँगा नहीं। तो अगर इस गेटअप पर कुछ काम मिलता है मुझे, मेरी इच्छा है कि मैं हॉलीवुड में जैसे डम्बलडोर हैरी पॉटर में थे, एक वैसा कैरेक्टर, तो मैं वो प्ले करना चाहता हूँ। एक ऐसा बड़ा कैरेक्टर जो बड़ी मूवी का हिस्सा हो, वो भी हॉलीवुड की, वो एम है मेरा। ये क्या जिद है कि इसी गेटअप में ही रहना है? कलाकार तो कैरेक्टर के हिसाब से गेटअप को चेंज करते हैं। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, इसको मैं बांध सकता हूँ, सरदार बन सकता हूँ। काटना इसलिए नहीं चाहता मैं कि एक तो मैं अपने गुरु से जुड़ा हुआ हूँ, मैं वैसे भी एक बाबा वाली लाइफ जीता हूँ,
सुबह से शाम तक मेरे भजन कीर्तन होते हैं, मेडिटेशन होता है, ग्रंथ का पाठ होता है, तो मैं इस बीएड को एंजॉय करता हूँ। ये बीएड इस तरीके से आपको हेल्प करती है कि आप कभी अपना चेहरा नहीं देखते, आप इसको सजाते सजाते नहीं हो, आपका इस तरफ से ध्यान हट जाता है, आप ही का नहीं लोगों का भी हट जाता है। ये तो अलग बात है, मैं एक्टर बन गया हूँ तो लोगों का ध्यान आ रहा है मुझ पर, लेकिन बाबा है, कौन ध्यान दे रहा, तो आपका कंसंट्रेशन भगवान की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए भगवान को बोलते हैं ना कि खुद तो आप बियर्ड नहीं रखते हो, लेकिन अपने भक्त को रखवा देते हो, है ना, दूसरे को भस्म लगा के रखते हो, ऐसा गाना भी है, एक भजन है। तो एक तो वो बात है बियर्ड में। दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा क्लीन शेव वाले लोग ही जितने भी एक्टर्स हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। बियर्ड एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब इस भेष में अगर आप अवार्ड लेने पहुंचो तो वो एक अलग ही आइकॉनिक चीज़ होगी। तो मैं समझता हूं कि हमको अगर पेशेंस है और भगवान पे भरोसा है, एक्टिंग आती है, स्किल्स हैं आपके पास, तो वो कुछ ना कुछ तो रचेगा आपके लिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर और इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे जी। एक सवाल कि बहुत सारे यूथ मुंबई जाना चाहते हैं, सिनेमा की दुनिया में काम करना चाहते हैं, टीवी की दुनिया में काम करना चाहते हैं। टीवी पर काम मिलता कैसे है, उसको कैसे अप्रोच करना पड़ता है एक एक्टर को, वो थोड़ा उसकी बारीकी हमें समझाइए। देखिए, बेसिक चीज़ तो पहले ये है कि आपको एक्टिंग आनी चाहिए। आज का यूथ ये सोचता है कि हम सुंदर हैं बाय फेस, या हमको डांस आता है, या हमारी बॉडी अच्छी है ना, और हम रील्स अच्छे बना लेते हैं, हम लिपसिंग कर लेते हैं, तो शायद हम उसके लिए केपेबल हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता था, मेरी डायलॉग डिलीवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं अमिताभ सर के डायलॉग बोल सकता हूँ, तो मेरा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। लेकिन जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि डायलॉग्स सब कुछ नहीं होता, एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, और वो भी वो एक्सप्रेशन जहां आपको कोई डायलॉग नहीं दिया जाए, या सामने वाला बोल रहा है कुछ। सपोज कीजिए कि एक रेलवे स्टेशन है, उसमें 2 बजे हुए हैं और एक बेंच है, उस बेंच पे एक लड़की बैठी हुई अकेली, और 3-4 लड़के आ रहे हैं लफंगे टाइप के, उसका रिएक्शन कैसे होगा? और उसके चारों तरफ कैमरामैन और डायरेक्टर और सब लोग खड़े हुए हैं। शी इज़ वेरी कंफर्टेबल देयर, बट शी हैज़ टू एक्ट लाइक दोज पीपल आर कमिंग। और उस समय वो ना ओवर होना चाहिए ना अंडर होना चाहिए एक्ट। तो ये बहुत बारीक बात है जो कि कोई व्यक्ति नहीं समझता। इस लेवल का काम यदि आप कर सकते हैं और आपको लगता है कि आप बड़े एक्टर के सामने खड़े होकर काम कर सकते हैं, तो ही आप उस तरफ जाइए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सीखिए। आजकल सीखने के कई तरीके हो गए हैं, एक्टिंग स्कूल्स तो हैं ही हैं, साथ साथ आप ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब से आप डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेस। अच्छा, है ना, बहुत सारे जैसे रोशन तनेजा के बहुत सारे क्लिप्स हैं, वीडियोस, उससे आप सीख सकते हैं, और ख़ुद की प्रैक्टिस। तो पहला स्टेप तो है कि आप एक्टर अच्छे बनो। अगर आपका क्राफ्ट अच्छा नहीं है तो आप वहाँ मत जाओ। दूसरी चीज़, आपका लुक भी आपका अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो भी एक्टिंग अगर अच्छी है तो आप टिक जाओगे वहाँ। पर लुक अच्छा है और एक्टिंग नहीं है तो बहुत स्ट्रगल हो सकता है। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले तो टीवीज़ में क्या होता है कि आप जो काम करते हैं उसका पेमेंट आपको मिलता है 3 महीने बाद। अच्छा, तो 3 महीने बाद का 3.5 या 4 महीने भी हो जाता है, 5 महीने भी हो जाते हैं। तो जब आप यहाँ से जाओ तो कम से कम साल भर का आपका राशन होना चाहिए आपके साथ। आप जहाँ रहोगे, अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो 5-6 हज़ार रुपये वो आपके शेयरिंग के रहेंगे, उतने ही आपका खाने का, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग का। तो इस हिसाब से आपका 1 साल का बजट तो आपको लेके जाना पड़ेगा। उसमें से भी आपके 3-4 महीने निकलेंगे स्ट्रगल के। आप ऑफिस जाएंगे, सारे टीवी सीरियल्स के जो भी ऑफिसेस हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वहाँ जाएंगे, उनके कास्टिंग डायरेक्टर से मिलेंगे। तो वहाँ का काम मिलने का तरीका एक बहुत ही यूनिक तो नहीं कहेंगे, एक बहुत ही बेसिक तरीका है कि अगर आप आकर बार बार चेहरा दिखा रहे हो तो कास्टिंग डायरेक्टर आपकी तरफ पिघलता है। अच्छा, अगर आप यहाँ बैठ के और कास्टिंग डायरेक्टर को बोलो कि मैं छतरपुर में बैठा हूँ और मेरे लायक कोई रोल हो, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल है, और फिर वो बात नहीं करेगा कि भाई यहाँ जो बॉम्बे में आकर स्ट्रगल कर रहे हैं तो मुझसे महान हो गए। तो एक थोड़ा सा ईगो फैक्टर भी है, पर ये अच्छा भी है, क्योंकि जो लोग वहाँ जाके स्ट्रगल कर रहे हैं उनको वो काम मिलता है। जब वो लोग 10 बार जाते हैं तो उसकी वैल्यू करते हैं, और उस वैल्यू करने के चक्कर में वो व्यक्ति वहाँ फिक्स होता है। यहाँ से किसी को काम मिला, चलो कर आया, दोबारा बुलाया, मना कर दिया, तो वो एक इंडस्ट्री का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाता। तो इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद वही है जो वहाँ जाके स्ट्रगल करे,
10 बार आप लोगों से मिलोगे तो काम बनता है आपका। तो हमें जो कलाकार होते हैं उनको उन दफ्तरों में जाना पड़ता है, बिल्कुल। उन लोगों को रोज अप्रोच करना पड़ता है। रोज तो नहीं, हाँ, रोज मतलब तो नहीं, जैसे आप नियमित आज- तौर पे हाँ, अप्रोच करना नियमित पड़ता जैसे आप एक बार गए हैं, आप किसी प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग डायरेक्टर से मिलाए तो उसका नंबर भी आप ले आएंगे, अपनी प्रोफाइल भी भेज देंगे। अगर आप नए हैं तो अपनी फोटोज भेजेंगे, अपने जो 2-4 जो आपके ऑडिशंस हैं यूट्यूब पर वो आप लिंक भेज देंगे। उसके बाद हफ्ते या 2 हफ्ते बाद फिर से जाइए, है ना। तो डेली रूटीन लोगों का यही रहता है, वहाँ के एक्टर्स का 9 बजे निकलते हैं, अलग अलग जगह अपना ऑडिशंस देते हैं। इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अगर सबके पास अवेलेबल नहीं है उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। एक आराम नगर जगह है जहाँ बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, अच्छा। बहुत सारे कास्टिंग्स वहाँ से मिलती हैं, मगर बाकी मैंने कई कास्टिंग डायरेक्टर्स से पूछा है जो टीवीज़ में कास्टिंग करते हैं, उनको वेब सीरीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, उनको मूवीज़ के बारे में कुछ नहीं पता कौन करता है, तो उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं मिल पाते। तो फिल्म इंडिया करके एक बुक आती है, उसमें सबके फ़ोन नंबर्स होते हैं। आजकल उनका एक ऐप भी आ गया है। अच्छा। 1000 रुपये शायद लगते हैं उसके 6 महीने के। उसके बाद वो ऐप लेने में फ़ायदा ये है कि नंबर्स अपडेट होते रहते हैं। बुक ले लेंगे तो वो 1 साल में ही ख़त्म हो जाएगी, पर बुक भी 1000 रुपये की आती है, साल भर के लिए होती है, वो भी ले सकते हैं। तो उसमें आपको सारे नंबर्स मिल जाते हैं। ये भी एक तरीका है जो बहुत लोगों को नहीं पता। मतलब लोग वहाँ जाके धक्के खाते हैं और उनको ये नहीं पता प्रॉपर अप्रोच कैसे करें। वो 1000 रुपये खर्च नहीं करना चाहते। पर ये फिल्म इंडिया नाम की जो किताब है, इसमें आपको सबके कास्टिंग डायरेक्टर, एडवर्टीजमेंट, पत्रकार, सबके नंबर मिलेंगे। और ये पब्लिक हो जाते हैं ये नंबर, तो इन पे बात होती है, लोग सुनते हैं आपकी बात को, कलाकारों की बात को, जो नंबर्स उसमें होते हैं। हाँ। उन नंबर्स पे बात हो पाती है। हाँ बिल्कुल होती है। वो नंबर्स पब्लिक नहीं है असल में, अच्छा। वो पब्लिक नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों तक हाँ, ही। और वो बुक मिलती भी नहीं है बाहर। अच्छा। उसका प्रॉपर बांद्रा में एक ऑफिस है और वहाँ अप्रोच करना पड़ती है आपको, फिर आपको मिलती है वो बुक। ओके। वो बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। तो मेरे ख्याल से जो एक्टर है वही उस बुक को लेता है। और दुर्भावना वाली बात तो ऐसी है कि आजकल क्राइम, साइबर क्राइम इतना अलर्ट है कि आप बदतमीजी कर ही नहीं सकते किसी के साथ फ़ोन पे। तो इस तरह से एक बार काम मिलना शुरू हो जाता है, और बिल्कुल। फिर वहां से अगर आप में कैपेबिलिटी है तो पहिया चल सकता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को ये भी उत्सुकता रहती है जानने की कि जो टीवी में हमें जो चेहरे दिखते हैं, जो काम करते हैं, उनका रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, वो पैसे कैसे कमाते हैं, उनको कितना पैसा मिलता है और किस तरह से मिलता है, उसको भी थोड़ा समझाइए। देखिए, सारा खेल नेगोशिएशन का होता है, और नेगोशिएशन में व्यक्ति की फेस वैल्यू होती है और उसका एक्सपीरियंस है, वो कितना नया है, कितना उसकी नीड है। जैसे एक नया व्यक्ति वहाँ गया है, उसको इकोनॉमिक कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, तो उससे कोई बोलेगा कि आपको 4000 पर डे मिलेगा, वो हाँ बोल देगा, क्योंकि अगर 5 दिन का भी काम मिल रहा है तो उसके महीने की 20,000 आ रहे हैं, उसका काम चलेगा। यहीं वो फंस जाता है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू 4000 बन जाती है। और कास्टिंग में, कोऑर्डिनेशन में सबको पता रहता है कि ये 4000 का बंदा है। अच्छा। तो जब कभी कोई अच्छा काम आता है और आपके पास वो अप्रोच करते हैं और आप पूछते हो बजट कितना है, तो बोलते हैं 4000 तक का है। नहीं यार, 6000 करोड़, 6 तो नहीं हो पाएगा। वो जानते हैं कि आप 4000 वाले हो। तो ये है। और जैसे मैं जिनको जानता हूँ, बड़े बड़े कलाकार हैं, वो 1-1 लाख तक लेते हैं पर डे 1 लाख, 1.25 लाख तक भी हैं। और कई, जैसे एक एक्टर हैं बड़े, जो 6 घंटे के 60,000 रुपये लेते हैं, है ना। तो उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है, पर उनकी फेस वैल्यू है, पिछले 40 साल से वो मार्केट में है और बड़े एक्टर हैं, तो उनको देना बनता है। उनके बिहाफ पर ही वो सीरियल चलता है, उनका बड़ा नाम है, उससे सीरियल को पब्लिक मिलती है। अगर आपके इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और मिलियंस में हैं और आप अच्छे उसमें एक्टर भी हैं, तो आपको ज़्यादा पैसा देंगे वो। कुल मिलाकर आप अगर ज़्यादा पब्लिक या ज़्यादा लोगों को एंटरटेन कर पा रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। बजट का यही रहता है। नए लोगों के लिए वहाँ कोई स्कोप नहीं है बजट बढ़ाने का। अच्छा। आपको उनके टर्म्स पर ही काम करना पड़ेगा। और टीवी सीरियल्स में वैसे भी बजट कम होता है, क्योंकि आजकल क्या है ना, चैनल से सब कुछ डिसाइड होता है। आजकल प्रोडक्शन हाउस कुछ नहीं डिसाइड करता। आजकल कास्टिंग वालों के हाथ में भी उतना नहीं है। कोऑर्डिनेशन, कास्टिंग के नीचे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कास्टिंग के ऊपर प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन के ऊपर है चैनल। तो चैनल का जो क्रिएटिव है वो डिसाइड करता है। तो इसमें बहुत सारे स्कैम्स भी बच रहे हैं। चैनल के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं होती।
अगर वो पता करने की कोशिश करे तो पता कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि चैनल कहाँ ऑपरेट हो रहा है, कहाँ कैसा है, वहाँ विज़िट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि एक तो बजट कम है टीवी सीरियल्स में, और वो लोग कम देते भी हैं प्रोडक्शन हाउस को। मान लीजिए वो 7 या 8 लाख दे रहे हैं पर डे उनको। तो एक ठीक ठाक एक्टर जो जैसे महीने में 10-12 दिन काम मिलता है, वो 50,000 से 1 लाख हाँ, रुपए के आसपास हाँ, कमाता बिल्कुल, है। बिल्कुल आराम से। इसको इस तरह से देखा हाँ, जाए बिल्कुल। कि अगर वो एक सामान्य एक्टर है तो वो 1 लाख रुपए के आसपास कमा लेता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है एक्टरों के साथ। एक एक्टर बहुत स्टैंडर्ड होता है उसको आप 4,000 5,000 दे रहे हो तो वो अपना किराया भी नहीं निकाल पाता, और 10 दिन काम मिलना मुश्किल होता है। महीने में 2 दिन मिल जाए, 3 दिन मिल जाए, क्योंकि वन डे टू डे आर्टिस्ट जो हैं उनको कभी मिलता है काम, कभी नहीं मिलता है। अगर कोई ट्रैक निकला लंबा तो उसमें कास्टिंग डायरेक्टर का कोई फेवरेट हो, उसमें चला जाता है वो। नए व्यक्ति को मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहचान भी काम करती है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि जैसे कहीं पर उसको 1 दिन का काम मिल गया, फिर दूसरे प्रोडक्शन में 2 दिन का मिल गया, 3 दिन का, ऐसे महीने में 5-6 दिन का मिल जाए तो उसका काम चलता है, पर वो उठेगा कब? तो काफी वक्त लेती है मुंबई। बहुत 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 वक्त लेती है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि टीवी की दुनिया और सिनेमा की दुनिया दोनों में आपने काम किया है। जी। इन दोनों दुनियाओं में क्या फ़र्क देखते हैं आप? टीवी जगत में और सिनेमा के जगत में बेसिक फ़र्क क्या है? अगर मैं किसी मूवी के डायरेक्टर से बता दूं कि मैंने 40 सीरियल में काम किया है, तो मुझे लेगा ही नहीं। हाँ, अगर मैं उसको बताऊं कि मैं सीरियल्स में काम करता हूं, तो मेरी वैल्यू वहाँ गिर जाएगी कि टीवी का आदमी है, हमारे काम का नहीं है। तो मूवी में जो होता है वो एक्टिंग होती है। टीवी में कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि टीवी में उनको केवल 22 मिनट का फुटेज बनाना रहता है। 22 मिनट का फुटेज 1 दिन में शूट होना होता है, और मूवी 3 घंटे की मूवी में पूरा साल लग जाता है। उनकी 22 मिनट का फुटेज हो सकता है 1 महीना खींचे। एक 5 मिनट के गाने के लिए वो 10 दिन लगाते हैं। 10 दिन लगाते हैं। तो वो जो टाइम लेते हैं, बहुत बारीकी से काम होता है उसमें। उसमें एक्टिंग पर ध्यान दिया जाता है, और उसमें कास्टिंग भी बहुत टफ होती है। हल्का सा आपका आँख का एक्सप्रेशन भी काम करता है वहाँ। सीरियल्स में तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल जाता है और आप बोल देते हो बस भड़बड़ा के, और थोड़ा बहुत भी आपको अगर एक्टिंग की समझ है, आप वहाँ चल जाओगे। टीवी में चल सकते हो आप। चल सकते हो, और पैसा भी बहुत है, साफ सुथरा भी काम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मूवीज़ का ऐसा है कि एक तो स्ट्रगल बहुत है, बहुत टफ है वहाँ पर घुसना, और दूसरा एक्टिंग की बहुत बारीकी आना चाहिए आपको। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है मूवीज़ में, एक्टिंग परफॉर्म करने में। यहाँ नहीं रहता। यहाँ तो जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो एक टेक हुआ, हाँ ओके। वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ वो जब तक वो टेक बिल्कुल पसंद नहीं आ जाता डायरेक्टर को, हो सकता है सुबह से दोपहर हो जाए उस टेक के लिए। मैंने जैसे आपको बताया वेब सीरीज़ की थी दिल बेकरार, उसमें मैं योगा इंस्ट्रक्टर था, तो मैं एक टांग पे खड़ा रहता था। उसमें 3 मेन कलाकार थे, मैं था, अक्षय ओबेरॉय जी थे, और एक हवलदार था जो उनको इन्फॉर्मेशन देने आता है। हम तीनों पर वो पूरा बेस्ड था। एक भी गलती करता था तो वो भुगतना पड़ता था तीनों को। वो सीन हमने स्टार्ट किया था शायद 9 बजे, और 2 बजे तक चला था। मात्र उसमें 2-3 लाइन थी बस मेरी और उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि वो जब तक परफेक्ट ना हो जाए, उनके पास कोई प्रेशर नहीं होता मूवीज़ वालों के पास कि हमको इसको इतने टाइम स्पैन में खत्म करना है। लेकिन सीरियल वालों के पास बहुत प्रेशर होता है। सीरियल वालों को तो मंडे को पता होता है कि ये वेडनेसडे को टेलीकास्ट करना है। कभी कभी तो उसी समय स्क्रिप्ट आती है, 1 घंटे 2 घंटे पहले। मैंने तो कई बार ऐसा काम किया है जहां मैं सेट पर पहुंच गया हूं, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है। सेट पर पहुंच गया हूं, ऐसा नहीं कि वैनिटी में बैठा हूं। वैनिटी में बैठा हूं, तैयार हो गया हूं, आपका सीन लग गया। मैंने कहा लाइंस क्या है? बोले चलिए तो आप आ जाएंगी लाइंस अभी बन रही हैं। और जब सेट पे पहुंच गया, वहां पर सब लोग खड़े हो गए, तैयारी हो गई, डायरेक्टर बैठा है वहां, उस समय लाइंस आती हैं। और लाइंस भी अगर 2 पेज की हैं, अब उसमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो फिर उसमें इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं। तो बहुत फ़र्क है इस हिसाब बहुत से। फर्क है। और दोनों तरह से फ़र्क है, मतलब काम करने के तरीके में भी, रेवेन्यू के मॉडल में भी बहुत फ़र्क है। एक बड़ा डार्क पहलू रहा इस इंडस्ट्री का, कुछ वर्षों पहले वो आया था कि कास्टिंग को लेकर जो न्यू कमर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, जो कलाकार होते हैं, खासतौर पर महिला कलाकार जो होते हैं, उन्हें कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है इंडस्ट्री में। उनके यौन शोषण की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। कितना सच है? जैसे मी टू आया था अभी।
मी टू तो उसमें था कि जिन लोगों के साथ हुआ था उन्होंने बताई अपनी सच्चाइयाँ। जी। तो ये काम के बदले जिस्म मांगने वाली जो एक थ्योरी आई थी इंडस्ट्री से, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना डार्क पहलू है ये इंडस्ट्री का? वैसे तो ये प्रश्न किसी महिला आर्टिस्ट से करते आप तो ज़्यादा वो क्लियर बताती। अब मैं एक तो बीएड वाला हूँ, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जब रोल आता है तो मेरे पास आता ही आता है। मतलब अगर कास्टिंग वाले के पास ये ऑप्शन आया कि एक बाबा को रखना है, तो वो मुझे तुरंत भेज देगा और मुझे अपॉइंट कर देगा, उसको मेरे से कोई रंजिश नहीं है। लेकिन वहीं कोई कलाकार है तो उसमें 10 ऑप्शंस रहते हैं उनके पास, उनमें से जो उनके अच्छे वेल टर्म्स में है उसको वो अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन बाबा वाले को थोड़ा उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, तो हमको काम आराम से मिलता है। मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया किसी को पटाने में कि मैं कास्टिंग वाले के पास जा रहा हूँ, जी हुजूरी कर रहा हूँ, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, कभी नहीं किया। और मुझे काम मिलता रहता है, कोई किसी को परेशानी नहीं है। आपके साथ तो ये अलग पहलू हो गया। लेकिन जो बात आपने की उस पर आता हूँ। ये चीज़ें होती हैं, बहुत होती हैं, और मेरे ख्याल से बहुत लोअर लेवल पे ज़्यादा होती हैं ये कास्टिंग काउच। और जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से आजकल इसमें कमी आई है। पहले ये होता था कि लड़कियों का शोषण हो जाए, आज भी करने की कोशिश करते हैं लोअर लेवल पे, पर आज सबसे अच्छी बात है कि नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया बढ़ गया है। तो आज के टाइम पर कास्टिंग डायरेक्टर इससे बचने की कोशिश करता है, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि उसके पास हजारों लड़कियों की लिस्ट है और एक से एक सुंदर लड़कियां आती हैं। आप सोचिए, आज व्हाट्सएप का ज़माना है। अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने किसी को बोल दिया, ऑफ़र कर दिया, और उसने लीक कर दी बात, पहले तो होता था व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो पहले ये बहुत धड़ाके से चलता था और सब होता भी था। लेकिन आजकल जैसे बताया ना कि ट्रैफिक रूल्स अगर बढ़ जाएं, कैमरा लग जाए, तो चोरियां बंद हो जाती हैं। अगर आपने ऊपर कैमरा देख रहा है, तो आजकल क्या है, सोशल मीडिया का इतना बड़ा असर हो गया है सबके ऊपर कि ये चोरियां बच गई हैं। मतलब जो हालात 10-15 साल पहले वो नहीं है, वो कम हुए वो हैं। बहुत कम हो गए हैं। क्यों? अगर आज किसी को कोई चाहिए है, मतलब विषय भोग के लिए भी, तो वो 10,000, मान लीजिए किसी लड़की को उसने कास्ट किया, उसकी पेमेंट है 20,000, उसमें से वो कमीशन ले रहा है 25%, ठीक है, तो 25% कमीशन कितना होता है? करीब 5,000 रुपये। वो 5,000 में वो लड़कियां ले आएगा। वो अपना नाम क्यों खराब करे एक्ट्रेस के साथ? अगर वो एक्ट्रेस, और जितनी भी लड़कियां होती हैं, मैंने जो उनकी आत्मा को टटोला है, स्टार्टिंग में वो भले परेशान हों, मैक्सिमम 99% कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता। सब एक लेवल पे पहुंचकर फिर वो मीटू वाला भी स्थिति हो सकती है और वो मना भी कर सकती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है कोई प्रेशर में आ जाए या किसी को कमी हो संस्कारवश। लेकिन आजकल वो चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत कम हो गई हैं, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। आज बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, वेब सीरीज़ है। और एक और बात है, मुझे लगता है कि आजकल लड़कियां खुद से भी ये सब करना चाहती हैं, अप्रोच करना चाहती हैं। माहौल भी आपने देखो कि OTT पे कितना गंदा माहौल भी चल रहा है। अब उसमें जो लड़कियां आ रही हैं वो अच्छे घराने की भी हैं। अब वो जब आ ही रही हैं वो सब करने के लिए, तो मेंटली बहुत स्ट्रांग है उस मामले में। तो उनको अब क्या बोले, बहुत बड़ा टैबू ये रहा भी नहीं, रहा नहीं है अब ये सब। अब ये शोषण वाली चीज़ें कुछ रही नहीं है, बिकॉज माइंड से मेरे ख्याल से हर कोई फ्री है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर वो नहीं करता है तो ऐसा नहीं उसे काम नहीं मिलेगा। ये फर्क है। हाँ, ये फर्क है। पहले काम नहीं मिलता था। पहले जैसा मैंने सुना है, मैं ये सब बातें सुनी सुनाई बोल रहा हूँ, मेरा खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जैसे मेरे साथ जितने भी कलाकारों ने काम किया है उन्होंने जो बताया है, और इंटरनली सब यही बोलते हैं कि सबको गुजरना तो पड़ता ही है, पर वो लड़की ही आपको बता सकती है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आखिरी सवाल आपके इस इंटरव्यू से और कर लेते हैं। अभी वेब सीरीज की आपने चर्चा की, OTT का एक नया संसार खुला है कलाकारों के सामने। इसके क्या तौर तरीके हैं और इसके क्या फायदे नफे नुकसान आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान है सेंसर बोर्ड। इसमें आप कोई भी सेंसर से रिलेटेड कुछ भी बनाते हैं, उसमें कोई सेंसरशिप नहीं है। मतलब आप देखिए OTT पर ही कुछ लोग इससे नुकसान मानते हैं, कुछ लोग इसे फायदा भी मानते हैं कि हम एक जो क्रिएटिव लिबर्टी है उसका दायरा बढ़ गया है अब। हाँ, ये आप कह सकते हो, पर अश्लीलता का क्या दायरा होता है? वो समाज को
क्रिएटिव के नाम से बोलना मुझे नहीं लगता ठीक है। क्रिएटिव हो आप, ठीक है, पर उसको आप अश्लीलता से जोड़ दो तो जैसे मान लीजिए आप YouTube पर भजन देखना चाहते हैं, YouTube आपके लिए बहुत खुला हुआ वातावरण है, लेकिन आप देखिए एक दो चीज़ें अच्छी देखने के बाद डाइवर्शन हो जाता है और आप दूसरी ओर चले जाते हो कुछ और देखने के लिए। तो मोबाइल का फ़ायदा तो है पर डाइवर्शन हो जाता है। तो अगर हम सोचें कि इसमें लिबर्टी है, ठीक है, मगर वो डाइवर्शन आपका उस तरफ इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, कोई एथिक्स नहीं रहते। हमारे बच्चे हैं, बहनें हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनका भी तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। OTT में सबसे अच्छी बात ये हुई है कि OTT ने बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म दे दिए हैं। तो जो आपने कास्टिंग काउच की बात कही है उसमें कमी आ गई है OTT की वजह से, क्योंकि काम अब काम ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ गया ज़्यादा है। हाँ। आप ये सोचिए अब लोग छोटे छोटे शहरों से कास्ट कर लेते हैं, इनको बॉम्बे नहीं जाना पड़ता। जैसे हमारे यहाँ प्रांजल को बड़ा काम मिला है, मार्च में आने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल लोग काम पर फोकस कर रहे हैं, क्यों, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और बॉलीवुड भी इसलिए नहीं चल रहा। बॉलीवुड हो सकता है पुराने स्टैंडर्ड पर चल रहा हो, इसलिए उनको उतनी सफलता नहीं मिल रही है, वो क्रिएटिवली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो पुराने ढांचे पर चल रहे हैं। और जो साउथ है वो क्रिएटिव है बहुत, वो आगे बढ़ रही है इसलिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें OTT के आने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। टीवी सीरियल्स पर बहुत बड़ी मार पड़ी है। टीवी सीरियल्स की वैल्यू 2019 के बाद गिरने लगी है। सारे सीरियल्स जो चल रहे थे वो डाउन हो गए हैं। लोगों ने, एक तो मोबाइल आ गया और मोबाइल पे सब देखना शुरू कर दिया है सारे सीरियल, तो सब लोग पूरी सीरीज़ देखना पसंद करते हैं। आपको तो पता ही है कि टीवी सीरियल में एक सीन को कितना लंबा खींचा जाता है। वही व्यक्ति 10 बार मर जाता है, फिर वही जिंदा हो जाता है। तो ऐसा कौन देखेगा बार बार? वो तो पूरी एक सीरीज़ 6 एपिसोड 7 एपिसोड की देख के ख़त्म करेंगे, फिर दूसरी देखेंगे। और इतने प्लेटफॉर्म हो गए हैं आजकल कि सीरीज़ की कमी नहीं है। तो टीवी सीरियल्स को बहुत मार पड़ी है इससे। ये टीवी सीरियल अब 6 से 8 महीने की लेंथ ही इनकी रह गई है। 100 एपिसोड कर लिए अगर किसी ने, बहुत बड़ी बात है। तो ये कलाकार वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ, होते हैं बिल्कुल। कलाकार तो सब इधर उधर शिफ्ट होते हैं, वही कलाकार हैं। बॉम्बे में कलाकार गिनती के ही हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। छोटे जब क्षेत्रों के हम सिनेमा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि साउथ का सिनेमा आज कहाँ पहुँच गया, पंजाब का सिनेमा कहाँ पहुँच गया, इवन बंगाल का भी सिनेमा ठीक कर रहा है। लेकिन बुंदेलखंड जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ सिनेमा की बहुत तरक्की नहीं हो रही है, या तरक्की के तौर पर हम भोजपुरी रास्ते पर जा रहे हैं। यस। इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या होना चाहिए बेहतर बुंदेलखंड को लेकर? अंकुर जी, मैं बहुत ड्यू रिस्पेक्ट से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। ईगो फैक्टर बहुत बड़ा होता है। आपने वो सुना होगा कि केकड़े के एक डब्बे में से, केकड़े का डब्बा खुला हुआ है, पूरे केकड़े भरे हुए हैं, पर वो बाहर नहीं जा पा रहे क्योंकि दूसरा उसकी टांग खींचता है। तो हमारे छोटे छोटे एरिया में आपने देखा होगा जो पढ़ा लिखा कम है ना, उसको अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है। छोटी चीज़ मिल जाए तो, यार यूट्यूब मेरा हिट हो गया। तो छोटी जगह में जब कोई बड़ा काम कर लेता है, मतलब उसके लेवल का बड़ा हो, तो उसको लगता है उसने बहुत बड़ा कर लिया, तीर मार लिया। तो अहंकार आता है और उस अहंकार में एक दूसरे के प्रति हमारी क्लैशनेस होती है। एक ही शहर में 4 ग्रुप बन गए और एक ही दूसरे को काट रहे हैं। अगर वो चारों मिलके काम करें तो काम बन सकता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी एरिया में इंडस्ट्री अगर बननी है तो एक यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। अगर हम सब मिल के काम करें, एक यूनिटी बनाएं कि भाई हमारा एक, जैसे पंजाब का एक एरिया है, बॉलीवुड इसका है, भोजपुरी का है। भोजपुरी का तो खैर मैं उतना नहीं मानता हूँ क्योंकि उसमें पंजाबी और बंगाली सिनेमा अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। पंजाबी तो अभी अभी उठ रहा है। साउथ तो खैर अब बॉलीवुड को भी क्रॉस कर चुका है। साउथ की कॉपी करना चाहिए हमको। साउथ का जो स्ट्रक्चर है, मॉडल है, वो केवल और केवल इस बात पे है कि वो स्टोरी लाएंगे अच्छी और संस्कारों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे जो बॉलीवुड कर रहा है। आप अगर बुंदेलखंड के संस्कार को लाएं, और मैंने देखा है जैसे हरिंद ये अपने हिमालय करते हैं, वो अपने लेवल पे करते हैं, मगर वो कुछ ना कुछ अपने बुंदेलखंडी भाषा और संस्कृति को लाकर कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारे बुंदेलखंड में इतने प्यारे कलाकार हैं, इतने सारे हैं कि सब लोग अगर मिल के काम करें तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। हमारे बुंदेलखंड के जो इतिहास में हुआ है आज तक, अंग्रेज़ों के टाइम पर भी जितनी स्टोरीज़ हैं उस पर बायोपिक्स बन सकती हैं। तो और अभी राजा साहब जो हैं, राजा बुंदेला जी, उनने खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में इतनी मेहनत की है इतने सालों तक, तो उन्होंने भी यही कोशिश की है कि सब मिलें।
मुझे लगता है कि एक दूसरे की टांग खींचना नहीं चाहिए और सबको मिल के सामने आना चाहिए, और उस वजह से ये इंडस्ट्री हमारी बन सकती है आराम से। ये मुझे एक बहुत बारीक सा एक रीज़न समझ में आता है ये। चलिए, उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद करते हैं कि आपका बुंदेलखंड, हमारा बुंदेलखंड एक दिन इस दिशा में भी आगे बढ़े। इस वीडियो पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ थे कृष्णकांत सिंह बुंदेला, जो कि एक जाने माने टीवी एक्टर हैं और आज अपने अनुभवों को हमसे साझा कर रहे थे। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।